बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस, पंजाब के इलेक्शंस का जो मामला था, और हमने देखा कि काफ़ी स्टेजेस चली इसी केस के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर। पहले सदर पाकिस्तान की जानिब से तारीख दी गई, फिर उस तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौखर किया गया और फिर 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर की डेट दी गई। फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया और इस पे पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच बना, उसमें से 2 ने माजरत की, फिर 3 रह गए और फिर इन दी एंड डिसाइड किया गया कि हर हाल के अंदर 14 तारीख आई कि 14 को इलेक्शंस कराए जाएंगे। इस सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुकूमत को कि आप फ़ंड्स जारी करेंगे 21 अरब रुपए के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब के अंदर इंतखाबात के लिए, और तारीख थी 10 अप्रैल कि 10 अप्रैल तक ही फ़ंड्स जारी किए जाएँ। फ़ंड्स जारी नहीं किए गए और पंजाब इलेक्शन के जो फ़ंड्स थे उसकी अदम फराहमी की गई और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई कि हमें फ़ंड्स मौसूल नहीं हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज तलब कर लिया है इस मामले के ऊपर, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया गया, नोटिस जारी किए गए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इन्हीं के साथ स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बुलाया गया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी 14 तारीख को तलब कर लिया गया है। कोर्ट्स की जानिब से कहा जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कि बताया जाए फ़ंड्स क्यों नहीं मुहैया किए गए, और 14 अप्रैल को तलब किया गया है। देखते हैं कि 14 अप्रैल को इस पर क्या सूरत हाल बनेगी। इसी के साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात करें तो उसका भी, उसके ख़िलाफ़ उसको कलअदम करार देने के लिए जो एक एप्लीकेशन आई थी उस पर समात को एक्सेप्ट कर लिया गया है और कल से आगाज़ होगा उस समात का। कल 11:30 बजे इस समात को स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए 8 रुकनी लार्जर बेंच इस समात का आगाज़ करेगा, जिसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उमर अता बंदियाल साहब हेड करेंगे इसको, और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। इन लोगों का ये 8 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस पर समात करेगा। बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी नाअहल करार दे दिया गया, और जिस तरह से हमने देखा कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो कुछ भी उन्होंने किया, ज़ाहिर है जो बातें वो कर रहे थे वो ठीक नहीं थी। अदलिया के बारे में इस तरह से गुफ्तगू करना ओपन इज्तिमात के अंदर और लोगों की गैदरिंग्स के अंदर, और बार बार सरदार तनवीर इलियास साहब ये गलती करते रहे और इस गलती का खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अदालत ने अदालत बर्खास्त होने तक उनको सज़ा भी दी और उसके बाद उनको नाअहल कर दिया कि वो किसी भी पब्लिक ओहदा होल्ड नहीं कर सकते, एंड ही इज़ नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सीनियर वज़ीर थे उनको कायम मकाम वज़ीर आज़म बना दिया गया, और अगले वज़ीर आज़म की सिलेक्शन तक के लिए वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। सीरीज़ ऑफ थिंग्स चल रही हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, और अगर इसके साथ ही ज़िक्र करें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, तो उनका एक इक़दाम जो आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, यानी आइन की बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट के अंदर इनवाइट किया गया। कहा यह गया कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर जजेस को बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही तशरीफ़ लाए। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब तशरीफ़ लाए, उनको जो नशिस्त मिली वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। उनके एक साइड पे आसिफ अली जरदारी साहब थे, दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब थे। वो तमाम लोग जिनके केसेस थे, यानी इसहाक़ डार साहब को देखें तो हुदैबिया पेपर मिल्स के केस, और आसिफ अली जरदारी साहब को देखें तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ केसेस ऑन हिम। और जो भी सूरत हाल थी, इसके बावजूद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से। गुज़िश्ता 4 रोज़ के अंदर ये उमर अता बंदियाल साहब से दूसरी मुलाकात थी। 40 मिनट के लिए ये मुलाकात गई, और बड़ा खुश आइंद है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद इख्तलाफात हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ, लेकिन ये एक मुलाकात जो हुई उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स भी दी और क्लैरिफाई करने की कोशिश की, पोजीशन बताया कि मैं वहाँ पर इसलिए गया था कि आइन के लिए मुझे बुलाया गया था, आइन की 50वीं सालगिरह थी और अदालत की तरफ से इनवाइट किया गया था, तो मैं वहाँ पर गया। जो नशिस्त मुझे मिली वो मैंने खुद से सिलेक्ट नहीं की थी, बल्कि मुझे वहाँ पर मैनेज किया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर किसी भी तरह की सियासी बयानबाजी नहीं होगी, सियासी गुफ्तगू से परहेज़ किया जाएगा। लेकिन ऐवान के अंदर सियासी गुफ्तगू नहीं होगी तो ऐवान में क्या होगा? जब सारे सियासतदान बैठेंगे तो वो सियासी गुफ्तगू ही करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। हमने देखा
उस सब माहौल को कि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो शायद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, जिसमें हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बात करें और कुछ और लोगों की बात करें तो वो सब उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वहाँ पर वो मौजूद थे। इसके अलावा और बहुत सी बातें सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल मलिक साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और कुछ और लोग हमें बीपर पे ज्वाइन करेंगे। अपनी बात का आगाज़ करूंगा फैसल मलिक साहब से, क्योंकि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की जो डिस्कशन है ये महव मरकज़ है हर जानिब, और हर शख्स की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। एतज़ाज़ अहसन साहब की बात की जाए तो एतज़ाज़ अहसन साहब ने कल ये कहा कि तहरीक का आगाज़ किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के हक़ में और चीफ़ जस्टिस के हक़ में। बाकायदा रोज़ाना लोग सुबह इकट्ठे हों सुप्रीम कोर्ट के बाहर और चीफ़ जस्टिस साहब के साथ यकजहती का इजहार किया जाए और आइन की बालादस्ती के लिए और सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट के लिए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। क्या सिचुएशन चल रही है फैसल मलिक साहब? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देखें, इलेक्शन के लिए फ़ंड्स मुहैया ना करने को देखें। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी डेफिनेटली ये तो हुकूमत जो है अपनी मनमानियों के ऊपर बहुत आगे जा चुकी है। बिलाल साहब मैं ये जो सा ना थोड़ा सा बता दूं कि एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी बात कही गई हो, आप जो है ना उनकी उस बात के ऊपर जो है ना वो मिस कर जाएं या वो बात ना मान सके ड्यू टू सम रीज़न, तो आप ये जो सी है इसको आप कहेंगे कि अवॉइड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके ऊपर तो जो है ना जुर्म नहीं बनता लेकिन फोर्समेंट बनती है इसके ऊपर। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ कहा गया है आइन में उसकी आप मुखालफत करते हुए मुखालिफ सिमत में जाएं और उसकी वायलेशन करें यानी कि उसकी हुक्म अदूली करें, तो फिर ये क्लियर कट आर्टिकल 6 का हाइड्रोजन का केस बनता है जनाब। तो ये हुकूमत जो सी ना इस वक्त टोटली अपने रास्ते हमवार कर रही है, आइन से गद्दारी करते हुए, आइन से बगावत करते हुए ये जो है ना आर्टिकल 6 की तरफ गामजन है हुकूमत। आर्टिकल 6 की तरफ सॉरी आर्टिकल 6 की तरफ हुकूमत गामजन है और लग ऐसे ही रहा है कि यहाँ पे शौकिया लोग जा रहे हैं किसी भी तरह से इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है किसी भी हुक्म को माना नहीं जा रहा। यानी कि फ़ंड्स जो कि जारी करने थे वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ारत ख़जाना ने जो इसहाक़ डार साहब हैं, लेकिन इस मामले को फिर से पार्लियामेंट पर डालने की कोशिश की गई कि पार्लियामेंट फ़ैसला करे। पार्लियामेंट क्या फ़ैसला करेगी जबकि दो लोग जिसमें वज़ीर आज़म साहब हैं और वज़ीर ख़जाना साहब हैं, इन दो लोगों ने फ़ंड्स जारी करने थे। पाकिस्तान की अगर हम इस टाइम पे मईशत के हुजम की बात करें, पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन की रेवेन्यू की बात की जाए तो 18 से 20 हज़ार अरब की टैक्स कलेक्शन है। सिंध के अंदर 45 अरब रुपया दे दिया गया मरदमशुमारी के लिए, और जो मरदमशुमारी हुई है अगर मैं उसका जिक्र करूं तो बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ सिचुएशन लग रही है कि यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ हैं, बेज़ाब्तगियों की बहुत सी शिकायत आ रही हैं और अभी 90% के करीब तकरीबन जो है डिजिटल मरदमशुमारी हो चुकी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सिंध की आबादी 4 करोड़ 83 लाख के करीब सिंध की आबादी है। कराची की आबादी 1 करोड़ 38 लाख है और हैदराबाद की बात की जाए तो 1 करोड़ 9 लाख, यानी कि कराची और हैदराबाद का फ़र्क सिर्फ 29 लाख का फ़र्क। बड़ी हैरान कुन बात है कि हैदराबाद क्या कराची जितना बड़ा शहर है, क्या हैदराबाद की आबादी कराची जितनी है, लेकिन ये मरदमशुमारी का जो सीक्वेंस है बड़ा हैरान कुन है। 45 अरब रुपया लगाया गया इस डिजिटल मरदमशुमारी के लिए और उसके बाद ये रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं जो इंतहाई हैरान कुन हैं। इसके बरक्स जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासत की और यहाँ पर मौजूद लोगों की, तो वो भी यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है हमेशा, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हर शख्स हर पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, और किसी भी पार्टी में शायद डेमोक्रेसी नज़र हमें नहीं आती। स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो हमेशा कहती थी कि हम अवाम की जमात हैं, अवामी जमात हैं और हम हमेशा आइन की बालादस्ती करते हैं और हम वो हैं जिन्होंने आइन दिया। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की जाती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन दिया और आइन की बालादस्ती पर हम बिलीव करते हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर हम खोसा साहब को देखें, एतज़ाज़ अहसन साहब को देखें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को देखें, तो आज शायद तीनों लोगों को
पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। स्पेशली खोसा साहब की अगर बात की जाए तो कल जो मामला सामने आया और खोसा साहब से 12 सवालात भी किए गए और कहा गया कि शायद आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया है और कह दिया गया क्योंकि खोसा साहब ने आइन की बालादस्ती की बात की। तमाम तर सिचुएशंस के बावजूद खोसा साहब चूँकि लॉयर हैं, एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, और उन्होंने यही कहा कि आइन की बालादस्ती होगी और मैं आइन का साथ दूँगा, सुप्रीम कोर्ट का साथ दूँगा। तमाम वो लोग जो आइन से जुड़े हैं उन्हीं के लिए मैं खड़ा हूँ, अपार्ट फ्रॉम वट एवर गोज़ ऑन, जो कुछ भी होता रहे इस मुल्क के अंदर मैं खड़ा हूँ आइन के साथ और अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ। फैसल मलिक साहब, खोसा साहब को पीपल्स पार्टी ने जो किया, एक्सपेक्ट तो उनसे यही किया जा सकता था। खोसा साहब कह रहे थे कि मैं तो भुट्टो के साथ, यानी भुट्टो का दोस्त था, भुट्टो का सिपाही था, आज नए बच्चे सामने आ गए हैं तो जो इनका दिल करता करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सिचुएशन इज़ मिजरेबल सर। बात यह है कि जो भी गैरतमंद इंसान होगा वो हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होगा। खोसा साहब जो उनसे है ना एक बड़े सीजन्ड लॉयर हैं और उन्होंने उनका सबसे पहला जो बुनियादी प्रोफेशन है वो है जो है इसका वकालत का प्रोफेशन है। जी बिल्कुल, वो वकील है सबसे पहले। उसके बाद जो उनसे है ना किसी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है, तो डेफिनेटली इतनी करज होनी चाहिए हर कारकुन में। अगर उनका कोई लीडर गलत करता है तो उसको वो टोकें, और फिर लीडरशिप में भी इतनी जो सा ना हौसला होना चाहिए कि वो अपनी गलतियों के ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है, नुक्ताचीनी होती है, तो उसको बर्दाश्त करें और उसका जो उनसे ना को अच्छाई की तरफ उसका हल निकालें। ये तो कोई हल नहीं है कि आपने जो उनसे ना उनको सेक्रेटरीशिप के जो उनसे ना प्लेटफॉर्म से वो ओहदे से हटा दिया। ये तो डिक्टेटरशिप हुई पार्टी में। फिर इसका मतलब है पीपल्स पार्टी में कोई जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी में जमहूरियत नहीं है सर, ये तो ज़ाहिर ही बात है कि हमने देखा। स्टार्ट करने अगर एतजाज़ एहसन साहब से, सबसे ज़्यादा इख्तलाफात एतजाज़ एहसन साहब ने किए। हमेशा बात आइन और कानून की करते हैं एतजाज़ एहसन साहब, यानी कोई भी सिचुएशन हो हमने देखा कि एतजाज़ एहसन साहब हमेशा हक़ के साथ खड़े रहे और हमेशा वो बात की बरखिलाफ़ इसके कि शायद उनकी पार्टी के अगेंस्ट वो बात हो रही हो। लेकिन इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और अब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, यानी देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ दीज 3 पर्सन। और ये शायद मेरा ख्याल है कि एतजाज़ एहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के बड़े सीजनड जो है वो बंदे थे और बड़े सीनियर तरीन ये लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। और शायद भुट्टो दौर से, यानी जब से ये पार्टी स्टार्ट हुई है, जब से ये पार्टी बनी है, तब से ये लोग पार्टी के साथ थे। लेकिन आज इनको डीसीट कर दिया जाना, सर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन है जो इस टाइम पे कर रही है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए, जबकि ये वो लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी कि आज के लोग इन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, बट स्टिल दे क्लेम दैट वी आर पीपल्स पार्टी एंड वी आर विद पीपल्स पार्टी। तो सर ये तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये सब बातें कहाँ पे गई, और आइन और कानून की बालादस्ती का साथ देने वाले लोग किस तरह से सर चलेगा पीपल्स पार्टी के लिए? सर बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो उनसी है वो ठीक है, उन्होंने इस आइन दिया इस मुल्क को, और लेकिन वो पीपल्स पार्टी मैं तो समझता हूँ कि अब जो है ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी हमेशा किसी नज़रिए पे खड़ी होती है, हमेशा किसी नज़रिए से जन्म लेती है। और जो नज़रिया पीपल्स पार्टी का था कि रूल ऑफ लॉ, जो नज़रिया पीपल्स पार्टी का था कि कानून की हुक्मरानी और फिर आइन और कानून की हुक्मरानी, उससे जो है ना अब जो है ये इस किस्म की डिक्टेटरशिप ये बता रही है, इस किस्म का कि ये जो है ना कोई इसमें जमहूरियत नहीं रह गई, जमहूरियत वाली बात नहीं रह गई। क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ये तो इनसे मतलब ये भी अब कह सकते हैं आप कि ये दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनसे है ना लेजेंड के हैसियत रखते हैं हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में। तो इन लोगों को अपनी प्रोफेशन के ऊपर मजबूर करना कि वो अपने प्रोफेशन से हट जाएं और फिर जो उनसे है ना पार्टी की लाइन लेके जो कि टोटली गैर कानूनी, इलीगल और जो उनसे ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो फिर पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है सर, सॉरी टू से, पार्टी में डिक्टेटरशिप है। ये क्लियर कट डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है। सर साथ ही अगर हम बात करें इंडिया की, और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीडिंग जो इंडिया में हुई और वो था कैप्टन समन राय चौधरी का कोर्ट मार्शल हुआ। यानी जब पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन किया, इंडिया के अभिनंदन नामी जो उनके फ़्लाइट के सीनियर ऑफिसर थे, उनके साथ जो कुछ हुआ स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन में, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई इंडिया के लिए। पहले इंडिया ने क्लेम किया पाकिस्तान के ऊपर अटैक का, और
बॉम्बिंग का क्लेम किया कि हमने कश्मीर के सेक्टर्स के अंदर कुछ जगह पे बॉम्बिंग्स की और कोई ट्रेनिंग सेंटर्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और कई लोगों को हमने वहाँ पर हलाक कर दिया है और हमने ऐसे किया, ये इंडिया क्लेम करता रहा। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जवाब आया और उन्होंने कहा कि वी विल सरप्राइज़ यू और आपको इसका जवाब दिया जाएगा। उस टाइम के हमारे DGISPR ने बड़ा ब्रुटली इंडिया को रिस्पॉन्ड किया और ये कहा दैट वी विल सरप्राइज़ यू नाउ। उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज़ दिया और वो ऐसा सरप्राइज़ था कि इंडिया के तोते ही उड़ गए और इंडिया ने क्या किया, अपनी उस पैनिक सिचुएशन के अंदर अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। पाकिस्तान ये क्लेम करता रहा, उस वक्त भी कहता रहा कि इंडिया ने गलती से अपने ही हेलीकॉप्टर को टारगेट किया और पैनिक सिचुएशन के अंदर अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसको इंडिया डिनाई करता रहा बहुत अरसा। अब आकर इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया उसको और उनके कैप्टन समन रॉय चौधरी साहब का कोर्ट मार्शल भी किया और उसके बाद अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराने का तमाम जो खमियाजा था उसको बर्दाश्त भी किया, भुगता और अब एक्सेप्ट भी कर लिया। और इसके अंदर कहा कि 7 लोग 6 अहलकार समेत यानी 6 फौजी अहलकार समेत 7 लोग उसमें जो है वो मारे गए। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद अली गज़नफ़र साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, इस तरह से आपने देखा कि कैप्टन समन रॉय चौधरी का कोर्ट मार्शल भी हो गया और इंडिया बड़ी देर डिनाई करता रहा इस बात को और कहता रहा कि हमने गलती से कोई हेलीकॉप्टर नहीं किया, बल्कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, हमारी तरफ से टारगेट नहीं किया गया। पाकिस्तान जब कहा था कि हम आपको सरप्राइज़ करेंगे और पाकिस्तान ने सरप्राइज़ किया इंडिया को और ऐसा सरप्राइज़ किया कि इंडिया इस कदर पैनिक हुआ कि अपने ही हेलीकॉप्टर को हिट किया और 6 अहलकारों समेत 7 लोगों को मार गिराया, हेलीकॉप्टर भी तबाह किया और आज एक्सेप्ट कर रहे हैं उस सब सिचुएशन को, जबकि दुनिया के सामने पहले डिनाई करते रहे कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की। अब कह रहे हैं कि 133 करोड़ का नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ, ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल भी किया। सर, सारा तो अब सब कुछ तो इंडिया मान गया है। ये तो हमने तो पहले दिन कह दिया था, पहले दिन जैसे बालाकोट का ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान ने, जैसे आपने कहा, तो पाकिस्तान ने जैसे इंडिया ने हमला किया तो और एक को कौवा मार के गए थे, 4 कौवे मार दिए थे, उसकी दुनिया ने खबर चलाई। जी बिल्कुल। जो उन्होंने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मिसाइल फायर किया था, कहते जी बालाकोट में हमने फायर किया। पहला झूठ, उससे पहले उन्होंने एक झूठ बोला था। अब उन्होंने कहा था कि हमने सर्जिकल ऑपरेशन किया और वो वहाँ पे उनका नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, कमीना किस्म का, वो आके बैठ गया था वो हिलरी क्लिंटन की तरह साथ जोड़ के कि जी देखे जी हम, उनको सर्जिकल ऑपरेशन का की डेफिनेशन ही नहीं पता कि सर्जिकल ऑपरेशन किया किस तरह जाता है। सही। इतने जाहिल और इतने कमीन किस्म के वो लोग हैं। अब जब बालाकोट के ऊपर हुआ और दुनिया ने कहा कि वहाँ एक कौवा मार के आए, उसके बाद पाकिस्तान ने बबांगे दौहल टेलीविजन चैनल्स पे खड़े होकर ऐलान किया कि जी हम इसका बदला लेंगे जी, और बदला लेंगे, अपनी मर्जी का टारगेट चुनेंगे, अपनी मर्जी का टाइम चुनेंगे और हम सरप्राइज करेंगे। और सरप्राइज मतलब क्या है, जब सरप्राइज तो चली गई ना, हम अपनी मर्जी का टाइम चुनेंगे और अब हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इस किस्म के ऑपरेशन में बताया नहीं जाता, सरप्राइज ये होती है कि आप बगैर बताए चले जाते हैं। हम तो एलान डंके की चोट पे गए, जाके हमने उनका अटैक किया और उस जगह पे अटैक किया जिस कमांड पोस्ट के अंदर उनका आर्मी चीफ मौजूद था ब्रिगेड कमांडर से। बिल्कुल। यानी हमारी इंटेलिजेंस इतने एक्यूरेट थी, अगर हम चाहते तो वो जो उनका आर्मी चीफ जो बाद में मारा भी गया हेलीकॉप्टर के हादसे में, उन्होंने अपने चीफ को मरवा दिया जो CDS था, उसको भी उन्होंने दहशतगर्दी करके मरवाया, उसके हेलीकॉप्टर को टारगेट किया, उसको मारा, क्योंकि एयरफोर्स की और आर्मी की आपस में लड़ाई चल रही थी तो वो उसको मार, लेकिन हमने उसको आला इक़दार का मुजाहरा करते हुए उसको नहीं मारा, उसके इर्द गिर्द फायर करके वापस आ गए। फिर 2 जहाज तबाह किए, एक पाकिस्तान में गिरा और एक SU जो है वो जाके इंडिया में गिरा। जी बिल्कुल। अब जो वो गिरा जो वहां पे उस जहाज को वो कहते रहे कि पाकिस्तान का F-16 गिरा है। जी। F-16 की जो अपना फैक्ट्री है, F-16 जो इंडस्ट्री है, उन्होंने ये कंफर्म किया कि जी पाकिस्तान के पास जितने हमने F-16 दिए थे सारे मौजूद है, पाकिस्तान का कोई F-16 नहीं है। वो झूठ बोलते रहे। हत्ता के टेलीविजन चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम में उन्होंने एक मैकेनिक एविएशन इंजीनियर को एक पुर्जा दिखाया कि देखिए जी पाकिस्तान के F-16 का पुर्जा, उसने कहा जी F-16 का पुर्जा तो नहीं है, तो मिग का पुर्जा है। और मिग कौन उड़ाता है? इंडियन आर्मी उड़ाती है। बिल्कुल। तो ये झूठों के थानेदार हैं, ये झूठों के चैंपियन हैं, ये पैदाइशी झूठे और कमीने किस्म के झूठे। झूठों की भी क्लासिफिकेशन होती है, झूठों की भी कैलिब्रेशन होती है, झूठों का भी लेवल होता है। ये तो जो नहायत ही 3rd क्लास किस्म के झूठे होते हैं ना, जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, जिनके कोई माँ बाप नहीं होते, जिस तरह हिटलर जो है उसका बाप का पता नहीं था, इस तरह नरेंद्र मोदी के बाप का पता नहीं क्या है, तो जिसके बाप का पता नहीं होता वो इसी किस्म की हरकतें करता है। अब इसी हरूश में, इस कंफ्यूजन में उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का ये आलम है
कि जब पाकिस्तान के जहाज़ों ने क्रॉस ओवर किया और जाके इंडिया के अंदर उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को एक सप्लाई डिपो को टारगेट किया, तो उन्होंने अपने ही उस कंफ्यूजन में अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए एक उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया था, जिसके अंदर 11 एयरफोर्स के बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे और जवान थे, उनको उन्होंने टारगेट करके उनको मार दिया। ये तो यार ये कौम है, ये तो वो कौम है, ये नरेंद्र मोदी तो वो दहशतगर्द है जिसके अंदर हिटलर की और मैसोलिनी की रूह सुबाई है, उसकी शक्ल के ऊपर लानत और जिल्लत बरसती है, उसकी शक्ल के ऊपर खून बरसता है, वो इंसान का खून पी के जिंदा रहता है। वो कमीना शख्स जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है यार, उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो सच बोलेगा? तो उस दिन उन्होंने अपने ही उस कंफ्यूजन में अपने हेलीकॉप्टर के बारे में फिर झूठ बोलते रहे, फिर कहते रहे कि जी इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलवामा में अपने ही फौजी मरवा दिए। जी बिल्कुल। और फिर एक ऑडियो लीक हुई, उस ऑडियो लीक में वो एक औरत से बात कर रहा था जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है जी, और उसको कह रहा था कि कोई जी आपको आवाज आ रही है गजनफर साहब? जी गजनफर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो वो एक बात कर रहा था पुलवामा में, अपने वो बात कर रहा था एक औरत से, एक दहशतगर्द से, कि कोई ऐसा काम करो, ऐसा ऑपरेशन करो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं, और तुम ये करो कि फौजियों के ऊपर दहशतगर्दी करो, फिर जिसका ब्लेम जो है हम पाकिस्तान के ऊपर डाल दें। बिल्कुल। फिर उन्होंने पठानकोट में अपने लोगों को मरवा दिया और कहने लगे जी एक टैक्सी ड्राइवर आया था, वो पठानकोट में आके लोगों को मार दिया, वो अपना बहादुर से बिलोंग करता है। तो इनके किस किस झूठ को और कहाँ कहाँ आप पकड़ेंगे? ये खून के प्यासे हैं, ये मुसलमानों के खून के प्यासे, ये तो अपने दलित के खून के प्यासे हैं। आपको पता है इंडिया में ज्यादा ताल्लुक तादाद जो है वो ब्राह्मण्स की नहीं है, वो निचले लेवल के जो हिंदू होते हैं जिनको आप दलित या अनटचेबल्स कहते हैं उनकी है। ये उनको मरवा के खुश होते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। अगर कोई उनका कोई बंदा इनके अपना मंदिर में पानी पी ले, एक बेटी ने, एक बच्ची ने इनके मंदिर में पानी पी लिया था नलके से, बाहर नलका लगा हुआ था, उसको उन्होंने मार मार के उसकी लाश जो है वो दरख्त पे लटका दी। इनका जनरल था जिसने अछूतों को कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि अछूत लोगों को, वो जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी स्टेटमेंट आई थी जो बीजेपी में शामिल हुआ था कि ये अछूत जो है ये तो कुत्तों से तशबीह दी थी। तो ये वो कौम है जो गंद में भरी हुई है, गलाजत में भरी हुई है। इनकी लीडरशिप से बड़ी गंदी लीडरशिप दुनिया में नहीं हुई। इनका जो नरेंद्र मोदी है उसके बाप का नहीं पता कौन है, जिसके बाप का नहीं पता होता वो इसी किस्म की हरकतें करता है, झूठ बोलता है, इंटरनेशनल लेवल पे झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है और अपना उल्लू जो है इनका तो कॉल है, इनका तो असूल है कि जी हर एक से जिससे अपना फायदा पहुंचे उसको उसके पीठ में छुरी घोप दो, सामने से हाथ मिलाओ, पीछे से छुरा घोप दो। बिल्कुल। तो ये तो चाणक्य के असूलों पे चलते हैं, ये तो अपने बाप को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ना कि सामने से हाथ मिलाओ, पीछे से छुरा घोप दो, अपना मकसद निकाल लो। बिल्कुल। तो इनकी किस किस चीजों पे जाएंगे? ये रिपोर्ट जो अब आई है ये तो बहुत पहले खबर आ गई थी कि इंडिया ने अपनी ही कंफ्यूजन में अपने हेलीकॉप्टर को मार दिया है और इस तरह जिस तरह उन्होंने पुलवामा में लोगों को मरवाया, जिस तरह उन्होंने पठानकोट में लोगों को मरवाया, जिस तरह ताज होटल में इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके लिए वो एक किताब आ गई, एक यहूदी बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसने किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो ताज होटल में जो कुछ हुआ है वो मुसैद रॉ और CIA ने करवाया है। और उसका हैरत ये थी कि जो इंडिया का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जो DG था करकारे, उसको इंडियन आर्मी ने वहां पे पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार दिया। फिर उसकी बीवी ने इंडियन आर्मी के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट के लोगों से मिलने से इनकार कर दिया जब ये उसकी पुरसे के लिए जाना चाहते थे, या तो उन्होंने कहा ये मेरे शौहर के कातिल है, मैं तो इनसे नहीं मिलूंगी। तो ये इनका असली चेहरा है। इस चेहरे के पीछे एक बहुत ही गलीज किस्म की लीडरशिप छुपी हुई है जिसका नाम अमित शाह और जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो दुनिया के लिए मोदी बना हुआ है और दुनिया को जो है वो उसने एक दहशतगर्दी की फिजा में मुब्तला किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इजहार ख्याल कर रहे थे। ज़ाहिर है इंडिया ने हमेशा से कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाकर, यानी देयर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इट। अगर आप देखें हमेशा इंडिया के अंदर अपने मफादात के लिए खुद से ही अटैक्स करवाए गए, अपने लोगों को खुद से मारा गया और उसके पीछे सबूत भी आ चुके हैं। जिस तरह से ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी फरमा रहे थे कि वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर की एक कॉल भी सामने आ चुकी है जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ भी किया जाए, अपने फ़ौजियों को मारा जाए
जाए ताकि हम यहाँ पे इलेक्शंस के लिए कुछ प्रोपोगेट कर सकें, पाकिस्तान का नाम लगाकर पाकिस्तान की बदनामी के लिए कुछ भी कर सकें। नाजरीन, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की जानिब से जो सरप्राइज़ दिया गया था इंडिया को और स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन किया गया और उसके बाद इंडिया पड़खच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान ने इंडिया के, और जिस तरह से ब्रिगेडियर गजनफर साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे कि इंडियन आर्मी चीफ़ वहाँ पर मौजूद था। पाकिस्तान ने पहली बार, जिस तरह होता है ना कि कह कर अटैक किया जाए, यानी बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है जब आप कुछ क्लेम करें और क्लेम करने के बाद चीज़ों को किया जाए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की जब इंडिया ने बगैर बताए रात के अंधेरे के अंदर पाकिस्तान पर अटैक किया और यहाँ पर चंद कव्वों को मारकर ये क्लेम किया जैसे बहुत से पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स को और बहुत से लोगों के ऊपर अटैक करके गया है। लेकिन उसकी रियलिटी फिर यहाँ पर कवर की तमाम जर्नलिस्ट ने भी और तमाम लोगों ने भी और दुनिया को दिखाया कि जहाँ पर इंडिया ने बॉम्ब्स फेंके थे वो खाली जगह थी, जंगल था, कुछ दरख्तों को शहीद करके चला गया, कुछ कव्वों को पाकिस्तान में शहीद किया इंडिया ने और कुछ भी ना कर सका। और इसके जवाब के अंदर पाकिस्तान ने उनको बताया कि अब हम आपको सरप्राइज़ देंगे, अब हम वो करेंगे कि आप याद रखेंगे, यानी बताकर इंडिया न्यू इट, इंडिया वाज प्रिपेयर्ड कि पाकिस्तान कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी। उसके बावजूद हमने देखा जो स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन हुआ उसके अंदर इंडिया के 2 जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए और इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे उस वक्त उस जगह पर जहां पर अटैक किया गया, उनकी सराउंडिंग के अंदर बॉम्बिंग की गई। अगर चाहते इंडियन आर्मी चीफ को वहीं पर मार गिराते, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी दलेरी, बहादुरी और समझदार सिचुएशन का मुजाहिरा किया। और हमेशा से हमने देखा कि हमारी एयरफोर्स के शाहीन हमेशा से ही इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है और फिर दुनिया बुलाती है पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों को कि हमारी ट्रेनिंग करें। दुनिया की तमाम फोर्सेज पाकिस्तान के शाहीनों को बुलाती हैं कि हमारी ट्रेनिंग की जाए, हमारे लोगों को ट्रेंड करें कि हाउ यू डू दिस, व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज, हाउ यू परफॉर्म ऑल दिस। और हमने देखा कि इंडियन आर्मी चीफ के राइट लेफ्ट बॉम्बिंग करने के बाद इंडिया के 2 जहाज़ मार गिराए, जिसमें से एक जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में आ गिरा। और अभी नंदन साहब, जिनको पाकिस्तान ने कप ऑफ टी भी पिलाई और सब कुछ किया, और दुनिया ने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया, वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर किस तरह से वापसी हुई अभिनंदन की इंडिया के अंदर, ये भी पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े दिल का सबूत था और पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया। और इंडिया की जानिब से अगर इंडिया की बात की जाए तो हमेशा ही बड़े बुज़दिलाना हरकतें जो है इंडिया की तरफ से होती हैं और ख़ुद से ही अटैक करते हैं, अपने बंदे मारते हैं, पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। ये तो अब सारी गुफ्तगू थी इंडिया के बारे में, जितना भी बातें करते रहेंगे इंडिया की बुज़दिली का ही हमें हर तरफ से मिलेगा। अब हम पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें, यहाँ पर चूँकि सियासी महाजराई जारी है पाकिस्तान के अंदर और उस सियासी महाजराई के अंदर जुडिशरी को भी साथ लिंकअप कर लिया गया है और इस टाइम पे जुडिशरी को टारगेट किया जा रहा है कई हलकों की जानिब से और बहुत कुछ किया जा रहा है। आई थिंक जुडिशरी नीड्स टू टेक एक्शन है। जिस तरह से हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब नाअहल हुए और उन्होंने जो कुछ भी कहा था, अदलिया के ख़िलाफ़ जो बातें की थी वो गलत थी और उस गलत के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए था। ऐसी ही बहुत सी गलत बातें पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी सियासी जमातों के कई लोगों ने की हैं और उनके ख़िलाफ़ भी आई थिंक इस तरह से एक्शन होना चाहिए। मेरे साथ फैसल मलिक साहब मौजूद हैं और वो इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की भी। फैसल साहब, जो कुछ सरदार तनवीर इलियास साहब ने कहा, पाकिस्तान की हलकों की जानिब से देखें, हमारे वज़ीर दाखिला को देखें और वज़ीर दिफा को देखें, मरीम नवाज़ साहिबा को देखें, इवन शहबाज शरीफ साहब को देखें जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, बहुत सी बातें की अदलिया के ख़िलाफ़। सर, जो कुछ सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ हुआ है, क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए? सर, बिलाल साहब, मैं पहले तो ये बात बता दूं कि जो सा है ना इसके मुहर्रकात क्या है। सियासतदानों को जो सा ना गलतफहमी है, हर बात में कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम और ये जो सा ना वहाँ पे 460 और 70 के करीब जो लोग बैठे हैं, दे आर द सुप्रीम। इसका मतलब है ये खन्नास है इनके जहन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत ये पार्लियामेंट बनी है, जिसके तहत इलेक्शन होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 2A जो प्रेम्बल का हिस्सा है और उसको जो है ना बाकायदा इंडोर्स हुआ है, उसमें लिखा है द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विल बी कुरान एंड सुन्ना, सुप्रीमेसी बिलोंग्स टू अल्लाह। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम जो होगा ना वो अल्लाह होगा और अल्लाह का कानून होगा और अल्लाह
के बनाए हुए जो है ना कानून लागू होंगे, और उसके बाद जो है वो कुरान और सुन्ना की बात होगी, वो सुप्रीम होंगे। ठीक है, ये अजीब ही हर बात पे बात करते हैं जी, पार्लियामेंट है सुप्रीम। पार्लियामेंट कौन सी सुप्रीम है? आप सऊदी अरब में देख लें, जहाँ पे बादशाहियत असल में मौजूद है अपनी ज़ाहिरी शक्ल से, वो अपने आप को खदमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं, और ये लोग जो है ना अवाम के नुमाइंदे होके अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। ये अजीब बात है। और फिर पब्लिक में आपके बातें करते हैं कि जनाब हम जो ये स्टे हो जाते हैं तो स्टे डालते दे देती है, तो ये कर देती हैं, तो डालते वो कर देती हैं। तो फिर इसका मतलब है फिर अदालत को आप ख़त्म नहीं कर सकते सर। अदालत को आप किस तरह से ख़त्म? कल को पार्लियामेंट ये कहेगी जी हम सुप्रीम है, हम जो है ना अदालत को ही ख़त्म करते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? अदालतें तो जो है ना शुरू से चली आ रही हैं, इवन के बादशाहियत के दौर में भी अदालतें थी, और कुरान और में अल्लाह साफ फरमाते हैं हमने इस मैज़ान को आसमान से उतारा, और ये भी अल्लाह फरमाते हैं कि अदल कायम करो, अदल नाफिज करो। तो फिर ये जो है ना अदालतों के ऊपर तनकीद इस हद तक कि जो है ना अदालतें स्टे क्यों देती हैं? वो जो आज़ाद कश्मीर में जो हुआ है वो ठीक हुआ है। अभी वो साहब जो उनसे है ना पीटीआई के झंडे के ऊपर के पीछे छुप रहे हैं, हालांकि जो उनसे है ना इमरान खान की तो हम जो बातें सुनते हैं उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो उनसे है ना आप अदालतें ने ये किया, अदालतों ने वो किया। इमरान खान ने तो हमेशा इंसाफ की बात की, उसकी तो पार्टी का नाम ही था पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, और हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की, रूल ऑफ लॉ की जोर दिया इस बात पर कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले, आने के बाद, और इवन अब जाने के बाद भी बात एक ही करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और हमेशा आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं इमरान खान साहब। और मेरा ख्याल है वो कभी भी सरदार तनवीर इलियास हो या कोई और हो, उसके किसी भी ऐसे इक़दाम को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरह हमने देखा कि अब वो अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब की तैयारियाँ कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को फॉलो अप करने की। बिल्कुल सही बात है। वो जो है ना इसके ऊपर अब इनके ऊपर लड़ाई नहीं कर रहे। अब अगला जो उनसे है ना वो नया कैंडिडेट, दूसरा कोई शख्स जो उनसे है ना जो वाकई एहतराम करे लॉ का, रूल ऑफ लॉ का एहतराम करे, उसकी तरफ जो उनसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात की जाए तो इसको कलअदम करार देने के खिलाफ जो समात है उसका अब मतलब आगाज़ कल 11:30 बजे से हो जाएगा। 8 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है, जो चीफ जस्टिस साहब की सरबराही के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, सैयद हसन अकबर रिजवी, आयशा मलिक, शाहिद वहीद, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये 8 रुकनी जो लार्जर बेंच बना है सर, क्या इसको भी इसी तरह से अब कंट्रोवर्शियल किया जाएगा? क्या वही सिचुएशंस फिर से हमें देखने को मिलेंगी कि ये जज उस पार्टी का है, ये जज उस पार्टी का नहीं है, और जस्टिस के बारे में क्या इस तरह से दोबारा मिलाइन करने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जब लास्ट टाइम मिलाइन किया जजेस को तो उनके खिलाफ किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या फिर से हमें वही सीरीज़ देखने को मिलेगी सर? सर पहली बात तो ये है बिलाल साहब कि जो पहले भी हुआ इन्होंने बहुत ही गंदगी की, वो ये कि जो उनसे है ना फलां जज, और जजेस बात क्या कर रहे थे? जजेस सिर्फ ये कह रहे थे रूल ऑफ लॉ की या आइन के ऊपर अमल दौर करो, आइन में लिखा है विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाओ तो आप करवाओ, और क्या जजेस बात कर रहे थे? उसके ऊपर कीचड़ होना जो छानना शुरू कर दिया। अब लिहाजा कल का जो मसला है, कल जो उनसे है ना ये बिल के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये बिलाल साहब क्लियर कट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 191, जहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा अख्तियार हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक जो है ना वो रूल्स फ्रेम करेगी, ठीक है ना। उसके नतीजे में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स फ्रेम कर लिए। पार्लियामेंट कौन होती है रूल्स फ्रेम करने वाली? अगर इन्होंने करना ही है ये, तो पहले आइन में तरमीम तो करें। ये एक बिल के साथ जो उनसे है ना किस तरह से जो उनसे है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को उड़ा के साइड पे कर सकते हैं? ये तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन के मुत्तकिब हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब मजलूम बनने की शायद कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी तरह से इस एक्शन के अंडर आ भी गए और अगर हमारे साथ ही हो भी गया तो शायद हुकूमत को इस टाइम पे चूंकि बताने को और कुछ नहीं है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का, और जो स्टैट्स हमें बता रहे हैं एक साल की मईशत में कि मईशत आसमान से ज़मीन पर आ गई है, यानी GDP ग्रोथ की बात की जाए जो शायद 6 पॉइंट्स पे जा रही थी वो अब 0.04 है। सिमिलरली महंगाई जो 12.5% थी वो अब 46% पे जा चुकी है, और बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर हर तरह से इकोनॉमी के। सर इन द लास्ट फेज़ अब मैं बात करूँगा नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी और पनामा केस, उसमें जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल साहब आई एम सॉरी वो सामने आए हैं, और उन्होंने कुछ बात की है पनामा बेंच के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार साहब ने पहले फेज़ में ही कह दिया था कि नवाज शरीफ गिल्टी है,
फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पनामा बेंच में से जो 3 रुकनी बेंच था जो बनाया गया, तो नून लीग ने बड़ी उस टाइम पे जो है तारीफ़ें की और मिठाइयाँ बांटी थी कि ज़बरदस्त बेंच बना है। उसके बाद जब जो फ़ैसला आया उसके बाद नून लीग को बड़ा प्रॉब्लम थी। और फैसले के अंदर अगर मैं थोड़ा सा नाजरीन आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया, जबकि इसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये दी कि नवाज शरीफ साहब चूँकि UAE के अंदर एक कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसके डायरेक्टर थे। डायरेक्टर होने के हवाले से 10,000 दिरहम उनके बेटे की कंपनी थी और 10,000 दिरहम वहाँ पे नवाज शरीफ साहब तनख्वाह लेते थे। और नवाज शरीफ साहब की जो तनख्वाह थी ये उनके अपने अकाउंट के अंदर आती थी। नवाज शरीफ साहब ने ये अकाउंट 2006 से लेकर 2012 तक अपने अकाउंट में रिसीव की। इस पर जब उनसे सवाल किया गया पनामा पेपर्स के आने के बाद कि ये तनख्वाह जो आपने ली है 2006 से लेकर 2012 तक आपके अकाउंट में, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब वकील थे उसमें नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने आगे से ये कहा कि 2013 के अंदर ये सारी तनख्वाह नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को वापस कर दी। ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो तनख्वाह नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में थी, यानी कहा जाता है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहल किया गया। तो बेसिकली था ये कि 2012 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने अपने पेपर्स फाइल किए थे, टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, उसके अंदर ये तमाम पैसे शो नहीं किए थे। और फिर इस सब मामले के बाद 2013 के अंदर वो पैसे वापस भिजवा दिए और एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये पैसे मेरे अकाउंट में थे, आए हुए थे और इनको मैंने वापस भेज दिया है। साथ ही दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि कतरी खत जिसका जिक्र हुआ था कि कतरी खत था वो एक मफरूज़ा था जिसको नवाज शरीफ साहब साबित ना कर सके। तीसरी बात, वॉल्यूम 10 जो GIT बनी थी इस पनामा पेपर के अंदर, GIT बनाई गई थी, GIT ने जो GIT तश्कील हुई थी उसका वॉल्यूम 10 क्या था, वो था शरीफ फैमिली के बैरून मुल्क असासे और उनकी प्रॉपर्टीज़, जो साबित कर दिया गया कि उनके तमाम प्रॉपर्टीज़ और असासे बैरून मुल्क में मौजूद थे और शरीफ फैमिली नाकाम रही उन्हें साबित करने में कि उन्होंने कैसे ख़रीदी हैं ये प्रॉपर्टीज़, कहाँ से पैसा आया इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का। फिर बात की गई कैलिब्री फॉन्ट की, यानी कि मरीम नवाज शरीफ साहब, और ये भी साथ बात आई कि जब वॉल्यूम 10 के अंदर ये क्लियरली स्टेट हो चुका कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो बेनिफिशियल ओनर थी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की भी और उस कंपनी की भी जिसके ज़रिए से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ लंदन के अंदर थी। मरीम नवाज साहिबा हमेशा कहती रही मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के अंदर और जो जस्टिस साहब ने फरमाया कि मरीम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर थी, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा के अपने भाई भी फरमाते रहे कि मरीम नवाज साहिबा ही बेनिफिशियल ओनर हैं। साथ ही कैलिब्री फॉन्ट का जिक्र उन्होंने किया कि कैलिब्री फॉन्ट का जो डॉक्यूमेंट था वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद जमा करवाया गया था मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। फिर जब तहकीकात हुई और पता चला कि 2006 के अंदर तो कैलिब्री फॉन्ट कमर्शियल ही नहीं हुआ था, वो 2008 में कमर्शियल हुआ था, तो मरीम नवाज साहिबा ने दोबारा से इस बात को जुटलाया और कहा कि डॉक्यूमेंट ही जाली है। और उसके बाद हमने इस मामले को रफा दफा किया क्योंकि और बहुत सी बातें थी सुनने की इस केस के अंदर, और जो नाअहली हुई नवाज शरीफ साहब की वो इन तमाम बेसिस पर हुई। वॉल्यूम 10 के ऊपर फैसल मलिक साहब कहा जा रहा था कि जनाब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफसल साहब ने आज तो सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ बेटे से तनख्वाह लेने का मामला नहीं था, इसमें बहुत कुछ था जिसकी बेस पे नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए। जी बिलाल साहब, पहले ये तो बताइए कि ये बेटे से अगर तनख्वाह लेते थे तो बेटे का काम कौन सा करते थे? ये तो यहाँ पे वजीर आजम थे जी, तो बेटे की कंपनी तो सऊदी अरब में थी और वजीर आजम होते हुए इनका कामा भी था और ये कंपनी के डायरेक्टर भी थे। और ये बिलाल साहब, ये वजीर आजम पाकिस्तान में है और वजीर आजम पाकिस्तान के होते हुए ये बेटे की कंपनी जो सऊदी अरब में है वहाँ पे मुलाजमत भी कर रहे हैं। वो तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं फिर? अगर इसका मतलब है मुलाजमत कर रहे हैं ना फिर ये लोग जी। इससे बड़ी जो उनसे ना गैर कानूनी बात क्या होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी से तनख्वाह लेते हैं, बेटे ने अगर देनी होती ना, इनको पैसे देने होते, वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में भिजवा देते। फिर सारे पैसे वापस बेटे को भिजवा दिए, यानी पहले उससे रिसीव किए, सालों साल 2006 से 12 तक 6 साल तनख्वाह लेते रहे और फिर वापस बेटे को भिजवा दिए। जी बिलाल साहब, अगर बेटे ने पैसे ही देने थे ना, बेटा अपने अकाउंट से पैसे इनको ट्रांसफर करता और फिर ये रखते या वापस कर देते। कंपनी से अगर निकले हैं पैसे तो कंपनी में जो है ना, इसका मतलब है कोई टैक्स एवेजन की होगी, इसका मतलब है कोई क्रेडिटर्स को डिसीव किया होगा, धोखा दिया होगा। कंपनीज के अपने मैकेनिज्म होता है, बायलॉज होते हैं। ये कंपनीज जो है ना एवी नहीं होती, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हर मुल्क में अलग है, वहाँ पे ये कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। इसका मतलब है वहाँ पे भी कोई धोखा दही होगी। ये भी जिक्र किया जस्टिस एजाज अफसल साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफसल साहब ने, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP के इदारे को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था
कुछ भी साबित ना कर सके, ये किसी तरफ से भी कोई चीज़ भी साबित ना कर सके कि कैसे पाकिस्तान से पैसे बाहर गए और कैसे प्रॉपर्टीज़ खरीदी और किस तरह से सब कुछ हुआ। बिलाल साहब, असल में ये अहकामा जो सा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये सियासतदान इस वजह से दूसरे मुल्कों का लेते हैं। नवाज शरीफ के अलावा भी जो सा ना इसी नून लीग के लोगों ने अहकामे लिए हुए थे कि वहाँ पे जो सा है ना अपना अकाउंट खुलवा सकें, और जब अपना अकाउंट वहाँ पे खुलवाएंगे तो यहाँ से जो है ना पैसा जो है ना पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में उनको बड़ी आसानी होगी और बड़ा इजीली पैसा बाहर भिजवा सकेंगे। ये एक बेहतरीन टूल था कि मनी लॉन्ड्रिंग का। ये जो है ना अवाम को ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयानियाँ। अब अवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी जी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली और बेटे से इसका मतलब मुलाजमत करता था ये नवाज शरीफ अपनी बेटे की। अगर बेटे की मुलाजमत करता था तो फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? अजीब बात है जनाब, ये तो बड़ी जो इंसान मज़ाक़ा खेज़ इनका बयान है। और दूसरा ये कि जो है ना नवाज शरीफ को अगर जो है ना JIT की जो है ना उसको ने बाकायदा तहकीक की, सारे सबूत लाए और उसमें अंदर क्लियर कट लिखा कि ये जो है ना ये गिल्टी हैं। अब भाईजान गिल्टी क्या है? वो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर लॉ है। आपने अपनी जितनी भी जहाँ से भी इनकम आती है उस इनकम को जो है ना आपने अपनी शो करनी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स डिपार्टमेंट में बताना है कि जी यहाँ से मुझे इनकम आती है। वहाँ पे आपने एफिडेविट देना होता है। अगर वो आप इनकम ही ना बताएं और इनकम छुपा लें, बेशक वो 10 रुपए हैं या 10 करोड़ हैं या 10 अरब रुपए हैं, तो इसका मतलब चोरी तो हुई ना जी, ये तो साबित है। फिर बिल्कुल ऐसी हुआ और इसी की बेस पर सजा भी दी गई। लास्ट कमेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। सर, जो 8 रुकनी लार्जर बेंच बना है, आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब किस तरह से इस मामले को टेकअप तो कर लिया है, क्या फैसला आएगा इसका? सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर, ये तो बड़ा क्लियर फैसला इसको जो है ना लार्जर बेंच जो है, जो कि नीड ऑफ द टाइम थी, जो कि ज़रूरी थी, जो कि एक शब खून पार्लियामेंट के, मैं पार्लियामेंट इसको पार्लियामेंट नहीं कहूँगा, जिसमें जो है ना अक्सर सीटें खाली पड़ी होती हैं और जो है ना इस्तीफ़े मंजूर नहीं है, इलेक्शन करवा नहीं रहे, तो आधी पार्लियामेंट से लेके ये पूरी पार्लियामेंट का नाम देते हैं उसको, तो ये सर पार्लियामेंट नहीं है। और नंबर 2, ये पार्लियामेंट जो है ना इसने शब खून मारा जुडिशरी के ऊपर, अदलिया के ऊपर, काजी के ऊपर, और ये शब खून मारते हुए जो है ना वो काजी के खिलाफ कानून पास कर रहे हैं। ये हमारे इस्लाम में तो यहाँ है कि काजी ने अगर बुलाया तो खलीफा वक़्त आके सामने कटहरे में खड़ा हो गया। क्या खलीफा वक़्त जो है ना इनसे कम ताकतवर थे? वो खलीफा वक़्त जो है ना काजी को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते थे? ऐसा नहीं, इस्लाम जो है ना हक की बात बुलंद करने का ऑर्डर करता है, सच की बात बुलंद करने का ऑर्डर करता है, इंसाफ नाफिज करने का हुक्म देता है। अल्लाह पाक कुरान में इंसाफ नाफिज करने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका, ब्रिगेडियर गज़नफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो आइन की बालादस्ती की बात करने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, अवाम को उनका साथ देना चाहिए, मुल्क को उनका साथ देना चाहिए। आइन की बालादस्ती इस मुल्क में होनी चाहिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन इन दिस कंट्री। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।